डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर दीप्ति श्रीवास्तव आज आप लोगों को एम्फिओक्सिस के डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में बताऊंगी। डाइजेस्टिव सिस्टम। द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ब्रैंकियोस्टोमा consists of an alimentary canal and digestive glands. The alimentary canal is again divided into mouth, oral hood, and buccal cavity or vestibule, pharynx or bronchial sac, esophagus, intestine, and anus. Hepatic diverticulum is often referred to as digestive gland. ब्रैंकियोस्टोमा का डाइजेस्टिव सिस्टम एक आहार नाल और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स का बना होता है। एलिमेंट्री कैनाल में माउथ, ओरल हुड, बक्कल कैविटी या वेस्टिब्यूल, फेरिंग्स या ब्रैंकियल सैक, ईसोफेगस, इंटेस्टाइन और एनस आते हैं। हिपैटिक डाइवर्टिक्यूलम को डाइजेस्टिव ग्लैंड कहा जाता है। ये देखिए, ब्रैंकियोस्टोमा की एलिमेंट्री कैनाल का डायग्राम देख रहे हैं। ये इसका लेटरल व्यू है जो कि लेफ़्ट साइड से देखने पर दिखाई दे रहा है। देखिए, इसके एंटीरियर एंड पर आगे की तरफ निकला हुआ सिरा रोस्ट्रम, नीचे हम देख रहे हैं कई सिराई जिसको बोलते हैं ओरल सिराई घेरे हुए हैं ओरल हुड को। फिर पीछे हमको दिख रहा है वेस्टिब्यूल, व्हील ऑर्गन, फेरिंग्स में कई गिल स्लिट्स, फेरिंजल गिल स्लिट्स, फिर फेरिंग्स जो है आगे इसके निकले हुए दिखाई दे रहा है आपको मिडगट डाइवर्टिक्यूलम। फेरिंग्स के बाद ईसोफेगस, स्टमक और फिर बाद में इंटेस्टाइन एनस के द्वारा बाहर खुलती है। ऊपर डॉर्सल साइड की तरफ नोटोकॉर्ड और डॉर्सल नर्व कॉर्ड दिखाई दे रहे हैं। ये सारे स्ट्रक्चर मैंने आपको जब एम्फिओक्सिस के एक्सटर्नल फीचर्स के बारे में बताया था और उसकी सामान्य आकारिकी की जानकारी दी थी, तब ये सारी बातें मैंने आपको बताई थी। Mouth is a small rounded aperture situated at the base of the vestibule or buccal cavity of the oral hood. माउथ एक छोटा गोलाकार छेद है, अपर्चर है, जो कि ओरल हुड के वेस्टिब्यूल या बक्कल कैविटी के बेस पर उपस्थित होता है। इट इज़ सराउंडेड बाय ए मेम्ब्रेन कॉल्ड व्हीलम। यह एक मेम्ब्रेन जिसे व्हीलम कहते हैं द्वारा सराउंडेड रहता है। ये व्हीलम स्फिंक्टर की तरह कार्य करती है। इसमें 12 लंबे व्हीलर टेंटेकल्स या लैंग्वेट्स होते हैं जो कि माउथ को बंद या खोलने में मदद करते हैं। ओरल हुड एंड बक्कल कैविटी। ए लार्ज मीडियन अपर्चर इज सिचुएटेड जस्ट बिलो द पॉइंटेड टिप ऑफ द एंटीरियर एंड या रोस्ट्रम के नुकीले शीर्ष के ठीक नीचे एक बड़ा मीडियन अपर्चर होता है। दिस अपर्चर इज सराउंडेड बाय ए फ्रिल लाइक मेम्ब्रेन कॉल्ड ओरल हुड। यह अपर्चर एक झालरनुमा झिल्ली द्वारा घिरा रहता है जिसे ओरल हुड कहते हैं। द membranous lateral and ventral margins of the oral hood are fringed with buccal ceri. ओरल हुड की
लेटरल और वेंट्रल मेम्ब्रेनस मार्जिन बक्कल सिराई द्वारा घिरी रहती हैं। The buccal cirri are beset with sensory cells, some of which are mechanoreceptors. बक्कल सिराई में सेंसरी सेल्स या संवेदी कोशिकाएं उपस्थित होती हैं। इनमें से कुछ सेंसरी कोशिकाएं मैकेनोरिसेप्टर्स होती हैं। प्रत्येक सीरस में उपस्थित सेंसरी सेल्स एनिमल को वाटर की क्वालिटी के बारे में जानकारी देती हैं। The oral hood and buccal cirri are supported by skeletal rods. ओरल हुड और बक्कल सिराई स्केलेटल रॉड्स द्वारा सपोर्टेड रहते हैं। ड्यूरिंग द इनफ्लो ऑफ वाटर करेंट द बक्कल सिराई फॉर्म ए सीव टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ लार्ज पार्टिकल्स। जब जल की धारा अंदर आती है तो बक्कल सिराई एक चलनी की तरह से काम करते हैं और लार्ज पार्टिकल्स के प्रवेश को रोकते हैं। The oral hood encloses a cavity called vestibule और बक्कल कैविटी। ओरल हुड एक कैविटी को घेरता है जिसे वेस्टिब्यूल या बक्कल कैविटी कहते हैं। It is a short part of the foregut that receives water and food particles from the mouth. यह फोरगट का छोटा भाग है जो कि मुख से वाटर तथा फूड पार्टिकल्स को ग्रहण करता है। व्हील ऑर्गन द इनर लाइनिंग ऑफ द वेस्टिब्यूल प्रोड्यूसेस ए कॉम्प्लिकेटेड सिलिएटेड ग्रूव एंड रिजेस कॉल्ड व्हील और रोटेटरी ऑर्गन और सिलिएटेड ऑर्गन ऑफ मूलर। वेस्टिब्यूल की इनर लाइनिंग या आंतरिक आस्तर एक जटिल सिलिएटेड ग्रूव्स और रिजिस की एक संरचना बनाता है जिसे व्हील या रोटेटरी ऑर्गन या मूलर का अंग कहते हैं। द व्हील ऑर्गन प्रोड्यूसेस ए whirling currents of water to sweep the food matter into the mouth. व्हील ऑर्गन यानी कि चक्राभ अंग, इसके कारण से वाटर करंट में एक चक्रीय गति उत्पन्न होती है। तो व्हील ऑर्गन वाटर करंट में चक्रीय गति उत्पन्न करता है और फूड मैटर्स या फूड पार्टिकल्स को मुख की तरफ ले जाता है। हेड चेस्ट ग्रूव There is a ciliated glandular groove running along the roof of the vestibule called head chest groove. वेस्टिब्यूल की छत के साथ साथ एक सिलिएटेड ग्लैंडुलर ग्रूव होता है जिसे हेड चेस्ट ग्रूव बोलते हैं। It is lined partly by endocrine cells which are believed to secrete pituitary-like hormones into the blood. यह एंडोक्राइन सेल्स द्वारा इसका कुछ भाग एंडोक्राइन सेल्स द्वारा आश्रित रहता है। यह विश्वास किया जाता है कि ये सेल्स पिट्यूटरी हार्मोन्स के समान ब्लड में हार्मोन स्रावित करती हैं। The groove of Hertzsprung terminates into a small depression called the pit of Hertzsprung. Hertzsprung groove एक खड्डे में खत्म होता है या
इस ग्रूव के शीर्ष पर एक छोटा खड्डा होता है जिसे हेडचेक पिट कहते हैं। दी लेफ्ट एम्ब्रियोनिक सिलोमिक कैविटी ऑफ द रीजन बिकम्स रिड्यूस टू फॉर्म द पिट ऑफ हेडचेक ऑफ द एडल्ट। इस भाग की लेफ्ट एम्ब्रियोनिक सिलोमिक कैविटी हासित होकर वयस्क में हेडचेक पिट बनाती है। Velum. There is a ring of finger-like sensory tentacles around the mouth called velum. मुख के चारों ओर फिंगर लाइक सेंसरी टेंटिकल्स की एक रिंग उपस्थित होती है जिसे वीलम कहते हैं, विच सेपरेट्स वेस्टिब्यूल बक्कल कैविटी फ्रॉम द फेरिंग्स। ये देखिए इस डायग्राम में ओरल हुड दिखाई दे रहा है। यहाँ पर कई सारे ओरल सिराई या बक्कल टेंटिकल्स हैं। ये माउथ ओपनिंग को घेरे हुए हैं। माउथ ओपनिंग वेस्टिब्यूल या बक्कल कैविटी में खुलती है। प्रत्येक ओरल सिराई में कई सेंसरी पेपिलाई दिखाई दे रहे हैं और ये स्केलेटल रॉड्स द्वारा सपोर्टेड हैं। इस डायग्राम में ओरल हुड की डॉर्सल वॉल दिखाई दे रही है, उसका वेंट्रल व्यू दिखाई दे रहा है जिसमें ओरल व्हील ऑर्गन और हेडचेस्ट पिट हेडचेस्ट ग्रूव दिखाई दे रहे हैं। देखिए नीचे की तरफ व्हीलम से फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स निकले हुए जिनको व्हीलम टेंटिकल्स बोलते हैं। फिर उसके ऊपर की तरफ व्हील ऑर्गन में एक सेंटर में एक बड़ा उभार दिखाई दे रहा है जिसको हेडचेस्ट ग्रूव बोलेंगे और इस ग्रूव के शीर्ष पर हेडचेस्ट पिट दिखाई दे रहा है, एक खड्डा जिसको हेडचेस्ट पिट बोलते हैं। साइड में कई सारे ओरल सिराई दिखाई दे रहे हैं। सेंटर में इसको सपोर्ट करते हुए नोटोकॉर्ड दिख रही है। ये व्हील ऑर्गन का डायग्राम है। व्हील ऑर्गन जो कि एक चक्र के रूप में या चक्र की तरह दिखाई देने वाला ऑर्गन है। बीच में कई सारे व्हीलर टेंटिकल्स दिख रहे हैं जो कि एंटीरोस्टोम को घेरे हुए हैं। इन टेंटिकल्स में सेंसरी पेपिली प्रेजेंट हैं जो कि रिसेप्टर्स का कार्य करते हैं। The pharynx is a large laterally compressed tube which occupies more than half of the total surface area of the body. Pharynx एक बड़ी laterally compressed पार्श्व रूप से संपीड़ित ट्यूब है जो कि बॉडी के टोटल सरफेस एरिया का लगभग आधा भाग घेरे रखती है। The lateral wall of the pharynx is perforated by obliquely arranged vertical apertures, the gill slits और branchial slits। pharynx की lateral walls में कई तिरछे व्यवस्थित vertical apertures होते हैं जिनको gill slits या branchial slits बोलते हैं। The number of gill slits is about 180 pairs. The gill slits open into an U-shaped special cavity, the atrium or peribranchial cavity, which surrounds the pharynx on all sides except the dorsal। गिल स्लिट्स की संख्या लगभग 180 पेयर्स होती है। गिल स्लिट्स एक
यू शेप्ड स्पेशल कैविटी में खुलते हैं जिसको एट्रियम या पेरीब्रैंकियल कैविटी कहते हैं। ये फेरिंक्स को सभी तरफ से घेरे रखती है सिवाय डोर्सल साइड के, या डोर्सल साइड को छोड़कर ये फेरिंक्स को सभी तरफ से घेरे रखती है। द एट्रियम इज क्लोज्ड एंटीरियरली बट opens to the exterior through an aperture, the atriopore, which is situated behind the level of pharynx. एट्रियम आगे से बंद होती है लेकिन बाहर यह एट्रियोपोर द्वारा खुलती है। The whole cavity of atrium is lined by epithelium of ectodermal origin. पूरी कैविटी एक्टोडर्मल ओरिजिन के एपिथेलियम द्वारा लाइंड रहती है। The gill slits are separated from one another by the portion of the wall of the body and the pharynx. गिल स्लिट्स एक दूसरे से बॉडी की वॉल्स तथा फेरिंक्स की वॉल्स से एक सेपरेटेड रहते हैं या पृथक रहते हैं। दीज पोर्शंस आर कॉल्ड दी गिल बार्स और ब्रैंकियल लैमेली। दैट इज़ दी गिल बार्स आर एक्चुअली दी वर्टिकल पोर्शंस ऑफ दी मेन बॉडी वॉल एंड दी फेरिंजियल वॉल। इन पोर्शंस को गिल बार्स या ब्रैंकियल लैमेली कहते हैं। गिल बार्स वास्तव में मुख्य बॉडी वॉल और फेरिंजियल वॉल के वर्टिकल पोर्शंस हैं। सच ए पोर्शन ऑफ गिल बार विच इनक्लोजेज द सिलोम इज कॉल्ड प्राइमरी गिल बार। गिल बार का वह भाग जो कि सिलोम को घेरे रखता है प्राइमरी गिल बार कहलाता है। With the advancement of age, each primary gill slit is divided into two by downward growth of the tongue bar. उम्र बढ़ने के साथ साथ प्रत्येक प्राइमरी गिल बार टंग बार की नीचे की तरफ वृद्धि के कारण दो भागों में या दो में बट जाता है। These resultant gill bars are named the secondary gill bars which lack coelom. इस तरह से बनने वाली गिल बार्स को सेकेंडरी गिल बार्स कहा जाता है। इसमें सिलोम नहीं होती। द गिल बार्स आर प्रोवाइडेड विथ सीलिया। गिल बार्स में कई सीलिया होते हैं। द गिल बार्स कंटेन सपोर्टिंग गिल रॉड्स। गिल बार्स में को आधार देने के लिए गिल रॉड्स उपस्थित होती हैं। द गिल रॉड्स आर ऑफ टू टाइप्स, द प्राइमरी गिल रॉड्स एंड द सेकेंडरी गिल रॉड्स। गिल रॉड्स दो प्रकार की होती हैं, प्राइमरी गिल रॉड्स तथा सेकेंडरी गिल रॉड्स। द टर्मिनल एंड ऑफ द प्राइमरी गिल रॉड इज फॉक्ड एंड दोज ऑफ द सेकेंडरी गिल रॉड्स आर सिंपल, दैट इज अनफॉक्ड। प्राइमरी गिल बार्स का शीर्षीय सिरा फॉक्ड होता है, यानी कि दो भागों में बटा होता है, लेकिन सेकेंडरी गिल रॉड्स का सिंपल या सरल प्रकार का होता है, यानी कि अनफॉक्ड होता है। डिपेंडिंग ऑन द प्रेजेंस ऑफ पर्टिकुलर टाइप ऑफ गिल रॉड्स, द गिल स्लिट्स आर आल्सो डेजिग्नेटेड एज द प्राइमरी और सेकेंडरी वंस। गिल रॉड्स की उपस्थिति के आधार पर गिल स्लिट्स को प्राइमरी या सेकेंडरी गिल स्लिट्स कहा जाता है। द प्राइमरी ब्रैंकियल लैमेली आर कनेक्टेड बाय ट्रांसवर्स स्केलेटल रॉड्स कॉल्ड द सिनेप्टिक्यूली। प्राइमरी ब्रैंकियल लैमेली एक दूसरे से ट्रांसवर्स स्केलेटल रॉड्स द्वारा कनेक्टेड रहती हैं। इनको सिनेप्टिक्यूली कहते हैं। द इंटरनल वॉल ऑफ द फेरिंक्स इज सिलिएटेड। फेरिंक्स की आंतरिक भित्ति सिलिएटेड होती है। सेवरल सिलिएटेड ट्रैक्ट्स आर प्रेजेंट इनसाइड द फेरिंक्स। फेरिंक्स के अंदर कई सिलिएटेड ट्रैक्ट्स उपस्थित होते हैं। ये देखिए ब्रांकियोस्टोमा में फेरिंक्स वॉल का कुछ हिस्सा इस डायग्राम में दिखाई दे रहा है। इसमें हम गिल स्लिट्स, गिल बार्स और स्केलेटल रॉड्स को देख रहे हैं। प्राइमरी
गिल रॉड्स जो हैं वो देखिए लंबी हैं और इनका जो टर्मिनल एंड है वो दो भागों में दिखाई दे रहा है, जबकि सेकेंडरी गिल रॉड्स का टर्मिनल सिरा जो है वो सिंपल है। इस तरह से प्राइमरी गिल स्लिट्स बनती हैं और सेकेंडरी गिल स्लिट्स बनती हैं। इनको आपस में सिनेप्टिक्यूली जो हैं वो जोड़े रखती हैं। ये देखिए इनकी उपस्थिति ये इसमें यहाँ पर डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी गिल बार्स और गिल स्लिट्स दिखाई दे रहे हैं। इसमें प्राइमरी फेरिंजियल गिल स्लिट्स और फिर जब इसमें ये टंग बार्स बीच में दिखाई दे रही हैं, टंग बार्स के कारण फिर ये दो में बढ़ जाती हैं और इस तरह से सेकेंडरी गिल स्लिट्स का निर्माण हो जाता है। तो प्राइमरी गिल स्लिट्स, सेकेंडरी गिल स्लिट्स, इसी तरह से प्राइमरी गिल बार्स एंड सेकेंडरी गिल बार्स। ये देखिए इस डायग्राम में हमें प्राइमरी और सेकेंडरी गिल बार्स का टीएस दिखाई दे रहा है। प्राइमरी गिल बार, इसकी लाइनिंग बनी हुई है, ये एपिथेलियल सेल्स से ऊपर की तरफ एपिथेलियम सेल्स में खूब लंबे लंबे सीलिया दिखाई दे रहे हैं जिनको फ्रंटल सीलिया बोलते हैं। बाकी साइड में छोटे सीलिया हैं। दोनों गिल बार्स आपस में सिनेप्टिकुलम द्वारा जुड़ी हुई हैं। दोनों गिल बार्स में हमें बीच में सिलोमिक कैनाल दिखाई दे रही है प्राइमरी गिल बार में, और सेकेंडरी गिल बार में कोई सिलोम नहीं दिखाई दे रही। दोनों में स्केलेटल रॉड्स प्रेजेंट हैं। एट्रियम की तरफ जो इनकी लाइनिंग है वहाँ पर जो सीलिया उपस्थित हैं उनको एट्रियल सीलिया बोलते हैं। बीच में मेसोडर्मल कोर दिखाई दे रहा है। एंडोस्टाइल। An endostyle is a ciliary and glandular groove present on the floor of the pharynx. फेरिंक्स के फ्लोर पर या फर्श पर एक सिलिएटेड और ग्लैंडुलर ग्रूव प्रेजेंट होता है जिसे एंडोस्टाइल बोलते हैं। द हिस्टोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ एंडोस्टाइल ऑफ ब्रैंकियोस्टोमा सिमिलर टू दैट ऑफ एसिडिया, in which the structure of the organ has been discussed in detail. The endostyle consists of a few tracts of ciliated cells alternating with mucus secreting glandular bands. Endostyle mucus secreting glandular bands के alternate ciliated cells के ट्रैक्ट से होता है, यानी कि सिलेटेड सेल्स के ट्रैक्ट्स और म्यूकस सिक्रेटिंग ग्लैंडुलर बैंड्स आपस में एक दूसरे के अल्टरनेट होते हैं। अकॉर्डिंग टू बैरिंगटन, द एंडोस्टाइल ऑफ ब्रैंकियोस्टोमा प्रोड्यूसेस द हार्मोनल आइडोथायरोमीन्स नॉट वेल प्रेजेंट इन ट्यूनिकेट्स। बैरिंगटन के अनुसार ब्रैंकियोस्टोमा के एंडोथायरोमाइन्स हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं जो कि ट्यूनिकेट्स में नहीं होता। He has observed the concentration of radioactive iodine in the glandular columns of the endostyle. The extract contains iodine and on administration accelerates the metamorphosis of tadpole larva. इसके एक्सट्रैक्ट में आयोडीन होता है और इसके कारण अगर ये
टेडपोल लार्वा में अगर इसको दिया जाए तो यह टेडपोल लार्वा के मेटामॉर्फोसिस को एक्सीलरेट कर देता है। ये देखिए ब्रैंकियोस्टोमा के एंडोस्टाइल का ट्रेस दिखाई दे रहा है। इसमें हम देख रहे हैं ग्लैंड सेल्स और सिलिएटेड एपिथेलियम या इनके सिलिएटेड ट्रैक्ट्स, ग्लैंड सेल्स के ट्रैक्ट्स और सिलिएटेड ट्रैक्ट्स ये एक दूसरे के अल्टरनेट प्रेजेंट होते हैं। एक ग्लैंड सेल्स का ट्रैक्ट, फिर सिलिएटेड सेल्स का ट्रैक्ट, फिर ग्लैंड सेल्स, फिर सिलिएटेड सेल्स, इस तरह से। और इनमें बीच में काफ़ी लंबे सीलिया प्रेजेंट होते हैं जिनको मीडियन सीलिया कहा जाता है। एपीफेरिंजियल और हाइपरफेरिंजियल ग्रोव। A ciliated median groove is present on the dorsal side of the pharyngeal cavity called epipharyngeal or hyperpharyngeal groove. फेरिंक्स कैविटी के डोर्सल साइड में एक सिलिएटेड मीडियन ग्रूव प्रेजेंट होता है जिसे एपीफेरिंजियल या हाइपरफेरिंजियल ग्रूव कहते हैं। द एपीफेरिंजियल ग्रूव जॉइंस विद द एंटीरियर एंड ऑफ द एंडोस्टाइल बाय पेरीफेरिंजियल सिलिएटेड ट्रैक्ट्स। एपीफेरिंजियल ग्रूव एंडोस्टाइल के एंटीरियर एंड से पेरीफेरिंजियल सिलिएटेड ट्रैक्ट्स द्वारा जुड़ा रहता है। ईसोफेगस। द फेरिंक्स ओपन्स इनटू ए शॉर्ट नैरो सिलिएटेड ट्यूब कॉल्ड ईसोफेगस। फेरिंक्स एक छोटी नैरो सिलिएटेड ट्यूब में खुलती है जिसे ईसोफेगस कहते हैं। दैट ओपन्स इनटू द मिडगट। ईसोफेगस मिडगट में खुलता है। द फेरिंक्स एंड ईसोफेगस कंस्टिट्यूट द फोरगट। फेरिंक्स और ईसोफेगस फोरगट बनाते हैं। इंटेस्टाइन। द इंटेस्टाइन is a straight ciliated tube which can be divided into two regions, midgut and hindgut. The midgut includes hepatic diverticulum and ileocolonic ring. इंटेस्टाइन एक स्ट्रेट सिलिएटेड ट्यूब है जिसको दो भागों में डिवाइड किया जा सकता है, मिडगट एंड हाइंडगट। मिडगट में हेपेटिक डाइवर्टिकुलम और इलियोकोलोनिक रिंग आते हैं। एट द जंक्शन ऑफ ईसोफेगस एंड द मिडगट देयर इज ए लार्ज सिंगल अनब्रांच्ड आउट पाउचिंग lying at the right side of the pharynx called hepatic diverticulum. ईसोफेगस और मिडगट के जंक्शन पर एक बड़ा सिंगल अनब्रांच्ड उभार या एक थैले जैसी रचना उपस्थित होती है जिसे हिपेटिक डाइवर्टिकुलम कहते हैं। ये फेरिंक्स के राइट साइड पर उपस्थित होती है। द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द हिपेटिक डाइवर्टिकुलम, द मिडगट नैरोज इनटू ए शॉर्ट सिलिएटेड वाइडर सेक्शन कॉल्ड द इलियोकोलोनिक रिंग। हिपेटिक डाइवर्टिकुलम का पोस्टीरियर पार्ट यहाँ पर मिडगट जो है वो नैरो होकर एक छोटे सिलिएटेड वाइटर सेक्शन बनाती है जिसे इलियोकोलोनिक रिंग कहते हैं। द ट्रैक्ट ऑफ द इंटेस्टाइन इज प्रोवाइडेड विद ए वीक मस्कुलेचर। एक सप्ताह के अंदर इंटेस्टाइन का ट्रैक्ट में मस्कुलेचर बन जाते हैं या मसल्स बन जाती हैं। एनस। The intestine proceeds posteriorly as a straight hindgut which opens through the anus. Intestine के बाद straight hindgut आती है जो कि anus के द्वारा खुलती है। Digestive glands. Hepatic diverticulum, the so-called liver, referred to as digestive gland in branchiostoma. हिपेटिक डाइवर्टिकुलम जिसे लीवर भी कहते हैं ये ब्रैंकियोस्टोमा में डाइजेस्टिव ग्लैंड के रूप में काम करता है। इट इज़ ए लार्ज ब्लाइंड आउट पाउचिंग डेवलप्स एट द जंक्शन ऑफ द ईसोफेगस एंड द मिडगट एंड लाइज एट द राइट साइड ऑफ द फेरिंक्स। यह एक लार्ज ब्लाइंड बाहर की तरफ निकलने वाली संरचना है जो कि ईसोफेगस और मिडगट के
जुड़ने के स्थान पर उपस्थित होती है। ये फेरिंग्स के राइट साइड में स्थित होती है। द इनर वॉल ऑफ द डाइवर्टिकुलम स्पेशली द डॉर्सल एंड वेंट्रल वॉल्स आर बेस्ड विथ सीलिया। डाइवर्टिकुलम की इनर वॉल्स या आंतरिक भित्तियाँ स्पेशली डॉर्सल एंड वेंट्रल वॉल्स पर कई सीलिया उपस्थित होते हैं। It contains zymosan cells which produce digestive enzymes. इसमें कई zymosan cells होती हैं जो कि digestive enzymes प्रोड्यूस करती हैं। digestive enzymes में लाइपस तथा प्रोटीएज उपस्थित होते हैं and are carried into the lumen of the midgut by ciliary activity. इन एंजाइम्स को सिलियरी एक्टिविटी द्वारा मिडगट की ल्यूमन में ले जाया जाता है। इट इज़ आल्सो ए पार्ट वेयर फैट इज़ डिपॉजिटेड। यह वह भाग भी है जहाँ पर फैट या वसा डिपॉजिटेड या जमा होता है। इस प्रकार आज हमने ब्रैंकियोस्टोमा के डाइजेस्टिव सिस्टम की संरचना के बारे में पढ़ा। डाइजेस्टिव सिस्टम में एलिमेंट्री कैनाल तथा डाइजेस्टिव ग्लैंड्स आते हैं। एलिमेंट्री कैनाल में हमने उसके डिफरेंट पार्ट्स की संरचनाएं देखी। इसके किस तरह से इसमें डाइजेशन होता है उसकी पूरी की पूरी क्रियाविधि हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू।